जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस का 2018 का एमसीक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है। और इसमें हम टॉप 45 क्वेश्चन तक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। तो जो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है वह छात्रों का विश्वास होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से यदि वह गलत नहीं पाई जाती है तो वह क्या बन जाती है। तो जो परिकल्पना होती है उसे बार बार परीक्षण करने से यदि वह गलत नहीं पाई जाती तो वह सिद्धांत यानी कि थ्योरी बन जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका मुख्य उद्देश्य 1997 में इसकी बैठक हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हीलियम जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दमघोटू गैस जो होता है किसके नाम से जाना जाता है। तो जो दमघोटू गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे दमघोटू गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये डेसिबल में मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल एरिया जो होता है, रात में ध्वनि का मानक क्या होना चाहिए। तो रेसिडेंशियल एरिया में रात में ध्वनि का मात्रक 45 डेसिबल होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी यानी कि ग्लेशियर द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदियाँ एस्चुरीज बनाती हैं। तो भारत की जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये एस्चुरीज बनाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग भूमध्य सागर करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं या फिर अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो जीव होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्वों का चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो जो संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा है वो मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वो कौन सा गैस था, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे छाता कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में किस देश में मनाया जाता है। तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण को रोकने से है। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को रोकने से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेग किस प्रकार की बीमारी है। तो जो ये प्लेग होता है ये जीवाणु जनित बीमारी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरे सहजीवी को कोई नुकसान नहीं होता तो यह संबंध क्या कहलाता है। यह सहभोजी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है। तो कायांतरित सेल का उदाहरण संगमरमर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सागर सोडियम जो लवण होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018 का PYQ का क्वेश्चन है यूपी टेट का। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि राकेश यानी कि एक जो छात्र है अपना कार्य समय पर प्रस्तुत नहीं करता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यदि जो एक छात्र है अपना काम समय से जो पूरा नहीं करता और टीचर के सामने उसको नहीं पेश करता है तो एक टीचर के रूप में उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन दे। शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य के किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो जो ओजोन परत है यह अल्ट्रावायलेट सी किरणों को हमारी तरफ हानिकारक किरणों को रोकने से मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य पिरामिड में यदि मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को और कीड़े पौधों को खाते हैं तो मोर का स्थान क्या होगा। तो खाद्य पिरामिड में यदि मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को और कीड़े पौधों को खाते हैं तो सांप खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इसका ऑप्शन तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र जहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं उसे भाबर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसको क्या कहते हैं।
जो नवीन जलोढ़ मृदा है यानी कि न्यू अवेलेबल सॉइल को हम खादर कहते हैं और पुराने वाले को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा बाहरी भाग दिखाई देता है? तो सूर्य के ग्रहण के समय प्रकाश मंडल यानी कि कोरोना जो होता है उसका बाहरी भाग दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लकड़ी और कोयला जलने से निकलने वाला धुआं किस प्रकार का अपशिष्ट है? तो लकड़ी और कोयला जब जलता है उससे निकलने वाला धुएं को गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो मरुस्थलीय जो क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें जीरोफाइट्स यानी कि जीरोभिद कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे मरुद्भिद भी कहते हैं। इसे मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी एग्ज़ाम में ये ऐसे जब EVS का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे 4 भागों में हिमालय को बांटा गया, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।